आइए आज हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के द्वारा आयोजित एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के हिस्ट्री के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हैं। पहले हम लोग इसके प्रारूप को देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2025 में जो आपकी जो प्रश्न पूछी गई है हिस्ट्री में, उसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और पार्ट बी में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्ट ए में आपसे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सभी के लिए 1 मार्क्स दिए गए हैं। और यह जो प्रश्न है, इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएँगे। अगर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं, तो आपका इसमें से 30 में से 30 मार्क्स आने की पूरी संभावना है। पार्ट बी में यह 3 सेक्शन में बँटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट। आपको 50 से 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है और यहाँ पर आपको 8 प्रश्न पूछे जाएँगे, 31 से 38 तक। 8 प्रश्नों में आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, किन्हीं भी 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएँगे। पार्ट बी में फिर से आपको 8 प्रश्न पूछे जाएँगे, 8 में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। इसमें शब्द सीमा आपको अधिकतम 150 शब्दों में देना है। बहुत ज़्यादा विशाल उत्तर नहीं लिखना है, बहुत लंबा उत्तर नहीं लिखना है। आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है, आपको 3 मार्क्स एक प्रश्न के लिए मिलेंगे। सेक्शन सी में लॉन्ग लॉन्ग आंसर है, यहाँ 47 से 52 तक। अब इसमें जो है, वह आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएँगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको जो है, इस लॉन्ग आंसर में जो है, आपको 250 शब्दों में उसको उत्तर लिखना है। ये हमारा जैक 2025 का प्रश्न पत्र का प्रारूप। इस बार कुछ पेपर में कटिंग आ रहा है कि इस बार जो है परीक्षा का पैटर्न कुछ चेंज हो रहा है। इन सभी अफ़वाहों पर ध्यान नहीं देंगे। अभी सिर्फ केवल पेपर में आया हुआ है, जैक की ऑफ़िशियल या जेईपीसी की जो ऑफ़िशियल साइट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी परिवर्तन आएगी, वो हम लोग को बतला देंगे, तो आपको अफ़वाहों पे ध्यान नहीं देना है, पेपर पे ध्यान नहीं देना है। भी आज तक के आज के डेट में जो भी संभावना है, वो इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम लेने की संभावना है और अभी आप इसी पैटर्न पे ही अपनी तैयारी को करें। अगर आगे कोई भी जैसे अपडेट होती है, तो हम आपको तुरंत से अपडेट कर देंगे। तो चलिए, आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न पत्रों का पैटर्न और प्रारूप को। चलिए, आज हम लोग 2025 के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हैं। देखते हैं 2025 में वो कौन-कौन से प्रश्न आए हुए हैं और आगे कौन-कौन से प्रश्न आने की संभावना है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न रहा, सिंधु सभ्यता का कौन-सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? सिंधु सभ्यता का कौन-सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? पहला ऑप्शन है चान्हो-दड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। इनमें से कौन-सा स्थान जो है, वह मृतकों के टीला के रूप में प्रसिद्ध है? आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक तात्पर्य होता है मृतकों का टीला। तो आपका आंसर ये है। दूसरा हम लोग देख ले रहे हैं, हड़प्पा वासी नीले रंग के लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? लेपिस लाजुली। तो हड़प्पा वासी नीले रंग के जो लाजवर्द मणि है, कहाँ से प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए है खेतड़ी, बी सुरतगई, सी रंगपुर और डी है आपका नागेश्वर। तो ये हड़प्पावासी कहाँ से नीले रंग के लाजवर्द प्राप्त करते थे? इसका सही आंसर होगा सुरतगई। यहाँ से ये जो है वह नीले रंग के लाजवर्द मणि प्राप्त करते थे। तीसरा आपका प्रश्न है, काली चूड़ियाँ के नाम से कौन-सा स्थान प्रसिद्ध है? काली चूड़ियाँ के नाम से कौन-सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी रंगपुर, डी कालीबंगा। तो आपका सही जो आंसर होगा वह है कालीबंगा। कालीबंगा शाब्दिक तात्पर्य काले रंग की चूड़ियाँ। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। आगे जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है पीदसी के नाम से किस शासक को पुकारा गया है? बड़ा आसान वाला प्रश्न है। पीदसी सीधा अशोक, अशोक को पीदसी के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। आगे है 5वां प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन-सा था? ये भी बहुत आसान प्रश्न है।
सीधा कौशल, गांधार, अवंती, मगध। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन-सा है? कौशल, गांधार, अवंती और मगध। तो ऑप्शन सीधा देख करके एक बार में ही हो जा रहा है मगध। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। सीधा होगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता से करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक और समुद्रगुप्त जो है वह गुप्त वंश का शासक था। ये अलग है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे हम लोग देख ले रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मसूत्र या शास्त्र में कितने प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह की अनुमति दी गई है? तो सही आंसर होगा 8। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। देव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह। ये जो 4 प्रकार के विवाह थे, इन्हें उत्तम श्रेणी में माना जाता था। गंधर्व विवाह, जिसको आजकल हम लोग लव मैरिज बोलते हैं, इसको मध्यम श्रेणी में माना जाता था। और राक्षस विवाह, पिशाच विवाह और असुर विवाह, ये जो 3 प्रकार के विवाह हैं, इसे निम्न श्रेणी का माना जाता था। ये आपके है धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। महाभारत के रचयिता का क्या नाम है? अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता का क्या नाम है? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि या कालिदास? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। आगे प्रश्न पूछा है तुलसीदास, तो तुलसीदास ये हम लोग देखते हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। वाल्मीकि, जो वाल्मीकि रामायण, रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। और मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम, इन सभी के जो रचनाकार हैं वह कालिदास हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है? महात्मा बुद्ध मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती या कुशीनगर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग देखिएगा कि हर साल यहाँ से प्रश्न, महात्मा बुद्ध से आपको 2 प्रश्न पूछना है और वो महावीर स्वामी से भी प्रश्न पूछना है। आपके इस बार भी प्रश्न पूछे जाएँगे, तो आप इसको बढ़िया तरीके से देख लीजिए। आपको एक प्रश्न तो यहाँ से पूरा पक्का श्योर 100% गारंटी है, आज आपकी एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगी। ये महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है? यह जगह है, वह है कुशीनगर में। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है। मल्ल की 2 राजधानियाँ हैं, एक पावापुरी और दूसरा कुशीनगर। पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति होती है और कुशीनगर में उम, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है। अन्य भी स्थल दिए गए हैं, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए ये स्थल दिया गया है, इन सभी को हम लोग देखते थे। तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन के लिए विख्यात है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम अपने 5 अनुयायियों को शिक्षा प्रदान किए थे और इस स्थल को ही जो है वो, इस घटना को ही हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। यहाँ प्रथम उपदेश अपने 5 अनुयायियों को दिए थे, इसलिए इसे यहाँ प्रथम उपदेश दिया गया था। श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश, जो सर्वाधिक धर्म प्रचार है, यह श्रावस्ती में ही करते हैं महात्मा बुद्ध। और कुशीनगर में तो जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आपका ये 9वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। 10वां प्रश्न है, सांची के स्तूप की खोज किसने की? तो सांची के स्तूप की खोज किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जनरल टेलर या कैप्टन जॉन्स? किसने सांची के स्तूपों की खोज की? तो इसका सही उत्तर होगा जनरल टेलर। जनरल टेलर हैं, ये सांची के स्तूपों की खोज किए हुए थे। आगे का प्रश्न है, फिर से हम वही आपको बता रहे थे कि महावीर और गौतम बुद्ध से प्रश्न पूछा जाएगा। वहाँ पर उनसे निर्वाण की प्राप्ति पूछी गई थी, यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म पूछा है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ है? काशी, कपिलवस्तु, कुंडग्राम या पावापुरी? कहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ है? इसका सही उत्तर होगा कुंडग्राम,
यहाँ पर जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र, मोरक्को, तंजानिया या ख्वारिज्म? तो अल बरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के 12 शिष्य हैं। रामानंद के 12 शिष्य हैं। रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, ये सभी इनके अनुयायी हैं। इसमें यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये सभी होंगे। उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक विदेशी यात्री चिकित्सक था? निम्न में से कौन सा एक विदेशी यात्री चिकित्सक था? अल बरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता, मार्को पोलो? आपका जो सही उत्तर है वह है फ्रांसवा बर्नियर, और यह डॉक्टर था। जब उस टाइम लंबी यात्राएं करते थे, यह उनको जो है वह अपनी मेडिकल सहायता या मेडिकल ट्रीटमेंट, अपनी मेडिकल सेवाएं देता था। 15वां प्रश्न है आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खानकाह कहाँ है? खानकाह मतलब निवास स्थल। जो सूफी संत हैं उनके निवास स्थल को खानकाह कहा जाता है। या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? बताइए। ए अजमेर, बी पटना, सी कानपुर और डी दिल्ली? तो हम लोग देख ले रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खानका दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में अवस्थित है। अब आगे हम लोग देख ले रहे हैं, वो है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश या अरवड़ी वंश? तो हरिहर एवं बुक्का संगम वंश से संबंधित है, संगम वंश के शासक हैं। अमुक्त माल्यादम नामक ग्रंथ के लेखक हैं देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या अच्युत देवराय? तो अमुक्त माल्यादम के जो लेखक हैं वह है कृष्णदेवराय, और यह तेलुगु भाषा में लिखी गई है। जो कृष्णदेवराय हैं यह स्वयं अपने लेखक हैं, विद्वान हैं। 18वीं प्रश्न है, 16वीं-17वीं सदी के दौरान भारत में करीब कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? 75%, 80%, 85% या 90%? इसका सही उत्तर होगा 85%। 16वीं-17वीं शताब्दी में 85% आबादी जो है वह भारत के गांवों में निवास करती थी। 19वां प्रश्न है, अकबरनामा अकबरनामा 19वां प्रश्न है, अकबरनामा के किस खंड को आईना-ए-अकबरी कहा जाता है? तो इसका जो है वह तीसरा खंड है, वह आईना-ए-अकबरी कहा जाता है। अब आपको हम और भी आपको कमेंट में बताना है कि अकबरनामा कितने खंडों में बँटा हुआ है? अकबरनामा कितने खंडों में बँटा हुआ है? आप इसको तुरंत से कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जल्दी से। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? सबसे पहला जो है तंबाकू का सेवन वह अकबर करता है, और यही जो है वह मुगल में इसको प्रचारित भी करता है। तो तंबाकू का सेवन सबसे पहला मुगल बादशाह अकबर करता है। ठीक है? उसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ी में कब आकर बसने लगे? तो संथाल लोग राजमहल की पहाड़ी में कब आकर बसने लगे? 1500 के दशक में, 1600 के दशक से, 1700 के दशक से या 1800 के दशक से? संथाल लोग राजमहल में 1832 के आसपास आकर के यहाँ पर बसना शुरू किए। इसका सही आंसर होगा 1800 के दशक से। दक्कन आयोग अ, दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? ए 1871, बी 1873, सी 1878 और डी है 1878। इसका सही आंसर होगा 1878। 1878 में दंगा आयोग ने दक्कन संबंधी रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने तैयार की? सहायक संधि बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेस्ली? किसने सहायक संधि को तैयार किया? इसका सही आंसर होगा
लॉर्ड वेलेज़ली। सहायक संधि, एक्चुअल में सहायक संधि फ्रांसीसी लोग लाए थे। फ्रांसीसी लोग उसको लाए थे, लेकिन इसको बढ़िया तरीक़ा से प्रैक्टिस में लॉर्ड वेलेज़ली लाया। डुप्ले सहायक संधि को काफ़ी बढ़िया से प्रैक्टिस करा था, लेकिन इसको वास्तविक बहुत अच्छा तरीक़े से और भी लॉर्ड वेलेज़ली इसको प्रयोग किया है। नेक्स्ट में हम लोग देख ले रहे हैं, 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बड़ा आसान वाला प्रश्न है कि 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिजलिस कादिर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या नाना साहब? तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार हैं कुंवर सिंह, और यही जो है वह 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किए। अगर हम लोग बिजलिस कादिर की बात कर लें, तो ये लखनऊ से, तात्या टोपे कानपुर और झांसी से, और नाना साहब जो हैं वह कानपुर से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किए थे। अगली प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया? ए बंगाल, बी रंगून, सी मांडले, डी अंडमान निकोबार। अब बताइए, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया? इसका सही आंसर होगा रंगून। रंगून में भेजा गया। अब आगे वाला आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? ए 1914, बी 1915, सी 1916 और डी 1917। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे, और जब यह लौटते हैं जनवरी 1915 में, इन्हीं के लौटने के ही तिथि को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको जल्दी से एक कमेंट करना है कि प्रवासी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस भारत में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? ए 1914, बी 1915, सी 1916 और डी है 1917। इसका सही आंसर होगा 1915। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, और जिस तिथि को इनका भारत में आगमन होता है, उसी तिथि को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको जल्दी से कमेंट करना है कि प्रवासी दिवस भारत में कब मनाया जाता है। आप इसे जल्दी से कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी करते हैं। 1920 में महात्मा गांधी करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1920, 1930, 1942 या 1947? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन, 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 1947 में अंग्रेज हमेशा से भारत छोड़ करके चले गए। भारतीय स्वतंत्रता जो है यहाँ पर प्राप्त हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को? आप देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गई, और इनके कुछ प्रावधान हैं वह 26 नवंबर 1949 को कार्यान्वित किया गया था, लेकिन फाइनल रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। आपका लास्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका जो सही आंसर होगा वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपके थे 2025 में जैक द्वारा पूछी गई प्रश्नों का, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। अब हम लोग नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। आप एग्जाम से पहले आपको प्रत्येक चैप्टर से हम लोग 50 क्वेश्चन का जो है वह एमसीक्यू तैयार करके आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और एक भी प्रश्न इससे आपके बाहर नहीं जाएंगे।
सारा जो है वह मतलब इतना करने के बाद आपका एग्ज़ाम का तैयारी लगभग-लगभग सफिशिएंट हो जाएगा। आप लोग बने रहिए। अब हमारा ये चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ से इसको जुड़ सकते हैं आप यहाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।